सबसे पहले हमारा आया था बेटा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा हमने देखा था हमारे सेल का बना हुआ था, सिंपलेस्ट था, राइट। इसको आप लोग क्या बोलते थे बेटा? दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज स्पंज। सबसे पहले तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पंजेस। इनको आप स्पंजेस नाम भी देते हो, राइट। बाथिंग स्पंज जो होता है दैट इज, जिससे हम लोग नहाते हैं, बात करते हैं, दैट इज वो इसी में ही आता है। अब बेटा सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या था जब हम लोगों ने डिस्कस किया था पॉरीफेरा को? तो पहला था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप सभी जानते हैं, अब मुझे यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है। आपका क्या था? सेलुलर लेवल था। कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं, वही पुराना वाला पॉइंट हमें पता है, सेलुलर लेवल था यहाँ पे। देन इसके बाद दूसरा आपने देखा था, दूसरा जो पॉइंट आया था यहाँ पे, दैट इज बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री कैसी हो गई यहाँ पे? आप सभी जानते हैं, दैट इज बॉडी सिमेट्री आपने देखी थी। यहाँ पे एसिमेट्रिकल थे, ज्यादातर आपके एसिमेट्रिकल थे मोस्टली। कुछ आपके ऐसे पॉरीफेरेंस थे जिनमें आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिली। तो कुछ के अंदर रेडियल सिमेट्री है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस दैट इज एसिमेट्रिकल थे। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आया था, दैट इज जर्मिनल लेयर। तो आप सभी जानते हैं सेल का बना हुआ है, यहाँ तो सिर्फ सेल है, तो यहाँ पे जर्मिनल लेयर जो है वो एब्सेंट, ये चीज यहाँ पे है ही नहीं, दैट इज। देन इसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट पॉइंट आपने देखा सीलोम। सीलोम का तो एक सीधा सा कंसेप्ट आपको मैंने बताया था, एस्केल हेलमिंथीज में स्यूडोसीलोम सबसे पहले दिखी थी, उससे पहले आपके जितने भी हैं सब में एसिलोमेट, और एस्केल हेलमिंथीज के बाद जितने फाइलम आए सब सीलोमेट्स। तो यहाँ पे ये एसिलोमेट हो गए। और ये चीजें ना याद करने से नहीं आएंगी, याद नहीं होंगी, समझना, ये चीज याद करने से याद नहीं होगी। ये चीज जब आप जितनी बार देखेंगे, नजर मारेंगे, रिपीट करेंगे, तब ये अपने आप ही सारी चीजें दिमाग में बैठती जाएंगी। आप सोचो कि एक दिन लेके बैठ जाएंगे, याद कर लेंगे, तो उससे नहीं होगा, तो आप भूल जाओगे। देन इसके बाद बेटा सीलोम के बाद आ गया अब एक नया पॉइंट, दैट इज हैबिट एंड हैबिटेट। भाई रहते कहाँ है, मिलते कहाँ है? तो आपके जो होते हैं सब कैसे? एक्वेटिक होते हैं, दीज आर एक्वेटिक। एक्वेटिक में बेटा ज्यादातर कैसे होंगे? मोस्टली मैराइन। मोस्टली मैराइन मतलब ज्यादातर आपको समुद्र में देखने को मिलेंगे, सॉल्टी वाटर में देखने को मिलेंगे। कल मैंने आपको बताया था एक्सक्लूसिव मैराइन। एक्सक्लूसिव मैराइन में मैंने बताया थे एनसीईआरटी में केवल 3 जगह वो जो टर्म्स है वो यूज हुए हैं एक्सक्लूसिव मैराइन। पहला आपका टीनोफोर्स थे, दूसरा आपका इकाइनोडर्म्स थे, और तीसरे आपके कॉर्डेट्स में यूरोकॉर्डेट्स थे। यहाँ 3 जगह आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं, यानी जो सिर्फ और सिर्फ आपको सी में देखने को मिलते हैं, ओशंस में देखने को मिलते हैं, दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। और ये 3 फाइलम ही थे वहां पे, 3 आपको देखना है। इसके अलावा मैंने एक और बताया था हेमिकॉर्डेट्स, जो एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में उसको मेंशन नहीं किया, बट होते हैं, दे आर आल्सो एक्सक्लूसिवली मैराइन। बाकी आपके जरूरी नहीं मैराइन ही हो, वो फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके पॉरीफेरा थे। तो ज्यादातर आपके कैसे हैं? दैट इज मैराइन थे। इसके अलावा कैसे होंगे? दैट इज सेडेंट्री। सेडेंट्री का मतलब अटैच्ड होंगे, अपने सबस्ट्रेट से जुड़े रहेंगे, ठीक है। या इसके अलावा सॉलिटरी हो सकते हैं, यानी अकेले हो सकते हैं, और कॉलोनी की फॉर्म में भी हो सकते हैं। बात क्लियर बच्चों, ये वाले पॉइंट्स? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये वाले टर्म्स क्लियर हो गए ना बच्चों? सेडेंट्री का मतलब दैट इज अपने सबस्ट्रेट से अटैच हो गए, जैसे प्लांट होता है रूट की हेल्प से अपने सबस्ट्रेट से यानी जमीन से अटैच होता है, सेम ऐसे ही ये भी आपके किसी ना किसी होल्ड पास्ट होगा इनमें, जिसकी हेल्प से ये अटैच रहेंगे, अपने सबस्ट्रेट से जुड़े रहेंगे। या दूसरा पॉइंट, या तो ये सिंगल होंगे या फिर कॉलोनी की फॉर्म में होंगे। इज इट क्लियर नाउ? अविनाश, आशीष, आराधना, वर्षा, प्रभजोत? यस सर। ठीक है बेटा, यस यस सर। ओके बच्चों, Yes, अब आ sir. जाओ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, ये एक नया पॉइंट था जो आपने बस यहाँ देखा। अब आ जाते हैं इसके बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने यहाँ बात करी थी बेटा, मैंने आपको कल डाइजेस्टिव टाइप में, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की पहले बात कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपको देखने को मिलता है बेटा, यहाँ कंप्लीट जैसा होता है, यहाँ इनकम्प्लीट नहीं।
क्योंकि मैंने देखो इसका डायग्राम समझाया था पॉलीफेरा के, यहाँ पे दो पार्ट्स होते हैं, दो ओपनिंग्स हैं। एक तो छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड ऑस्टिया, जिसके थ्रू वाटर अंदर आता है और वाटर के साथ साथ फूड भी जो होता है वो अंदर आ जाता है। और दूसरा एक बड़ी सी ओपनिंग होती थी, दैट इज कॉल्ड ऑस्कुलम, तो उसके थ्रू सारा का सारा वेस्टेज बाहर निकलता था वाटर के साथ साथ। तो एक पॉइंट से आ रहा है और दूसरे पॉइंट से जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बेटा इनकम्प्लीट नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट देखने को मिलती थी, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कंप्लीट में क्या होता था, एक पूरी पूरी आपकी कैविटी भी हो सकती थी। खैर कैविटी तो यहाँ पर भी है, स्पंजोसील, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कंप्लीट है यहाँ पे। ये बुक आप में आपको मिलेगा नहीं लिखने को, ठीक है, आपको बुक में नहीं मिलेगा ये चीज आपने डायग्राम से कंपेयर करके निकाली है। समझ रहे हो, एनसीईआरटी की एक अच्छी चीज है ये, कि बहुत सी चीजें आपको बुक में लिखी हुई नहीं मिलेंगी, लेकिन डायग्राम में वो समझा रखी होगी, आपको डायग्राम से कंपेयर करके उसको लिखना है। तो आपका यहाँ पे दैट इज कंप्लीट है। दूसरा आपका डाइजेस्टिव टाइप बताया था। डाइजेस्टिव टाइप के लिए मैंने बेटा आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, व्हाट वाज दैट, कौन बताएगा, कौन सी थी शॉर्ट ट्रिक? IB3। राइट, IB3। एंड आई का मतलब क्या था? इंट्रासेल्युलर। इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर आपको किस में देखने को मिलता था? पॉरीफेरा। वेरी गुड। और बी का मतलब क्या था, B3? बोथ दैट in Nigeria, Ctenophora and Platyhelminthes। शाबाश, देखा, ये है तरीका। ये चीज मैं आपको बस बोल रहा हूँ, आपको बस ये ट्रिक्स याद रखनी है चीजों को, सारी टेबल खत्म, सारा एनिमल किंगडम खत्म। और अगर ये चीजें ना हो तो आपको फिर एक एक चीज याद करने में दिक्कत है। अब आ जाते हैं, आपका यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट था और आपने देखा इंट्रासेलुलर यहाँ पे, वेरी गुड, दैट इज इंट्रासेलुलर आपको यहाँ पे देखने को मिला। ओके इंट्रासेलुलर का मैंने मतलब क्या बताया था, कि डाइजेशन बॉडी के अंदर होगा, सेल में। द डाइजेशन अकर इनसाइड सेल, डाइजेशन जो होगा सेल के अंदर होगा। इनसाइड सेल, ठीक है। और जब कैविटी के अंदर हो रहा है, यानी एक एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेशन होगा, तो दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर। अब आ जाओ इसके बाद आपका नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने कल भी आपको समझाया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले कौन से फाइलम में देखने को मिला था हमें? आर्थ्रोपोडा। राइट बच्चों, राइट अविनाश, राइट बच्चों सभी। आर्थ्रोपोड्स में आपको देखने को मिला था, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम। तो यहाँ इससे पहले आर्थ्रोपोड से पहले जितने भी फाइलम थे, सब में रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट था। बस हो गया कहानी यहाँ पे याद। अब आपको आ गया एब्सेंट यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम पे आ जाते हैं। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले कहाँ देखने को मिला था? राइट राइट बच्चों, एनालिट्स में। तो यहाँ पे भी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। और एनालिट के अंदर कौन सा सर्कुलेटरी था, ओपन की क्लोज्ड? राइट, परफेक्ट, है ना, परफेक्ट बच्चों। और उसके बाद आपके एनालिट के बाद जितने भी फाइलम आए, सब में आपका क्या था, ओपन, यानी बेटर नहीं था। बेटर वर्जन होना चाहिए था, पर बेटर वर्जन था नहीं। बेटर वर्जन सिर्फ आपको नॉन कोऑर्डिनेट्स में, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो एनालिड में देखने को मिलता है। एनालिड में को क्या आ गया आपके, अर्थवॉर्म, नेरिस। अर्थवॉर्म तो आप सभी जानते हो, तो आप उससे आराम से कंपेयर कर सकते हो। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर एब्सेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद बेटा नेक्स्ट आपका यहाँ पे दैट इज रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन में सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि बेटा यहाँ पे आपके क्या थे, दैट इज जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, दोनों ही होंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होगा बाय फ्रैगमेंटेशन। ये एक नया पॉइंट है जो आपने टेबल में नहीं देखा था, ठीक है, आपका फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होगा। और दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, पहला तो है फ्रैगमेंटेशन, दूसरा जो होता है बेटा टाइप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है बाय गैम्यूल्स। ये नाम कुछ सुने सुने लग रहे हैं आपको? किसी को ये नाम कुछ सुने सुने लग रहे हैं? सर जेमा कप जैसे। हाँ जी, जो आपके गैमा कप्स थे, गैमा कप्स के अंदर आपने देखा था ना कि आपके गैम्यूल्स प्रेजेंट होते थे,
और किस में प्रेजेंट थे? जो गैमा कप्स थे बेटा कहाँ प्रेजेंट थे? लिवरवर्ट्स। एग्जैक्टली आपके ब्रायोफाइट्स में, राइट। तो ये बेटा यहाँ पे है, ये वही चीज जो आपने ब्रायोफाइट्स में लिवरवर्ट्स में पढ़े थे, वही चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी आपके इंटरनल बर्डिंग्स में। दैट इज आपका गैम्यूल्स के थ्रू जब रिप्रोडक्शन होता है तो दैट इज आपका क्या है? इंटरनल बर्डिंग है। आपने बर्डिंग पढ़ी है, बर्डिंग हाइड्रा में पढ़ी थी कि उसमें आउटर बर्ड बन जाती है, वो बर्ड पेरेंट से अलग हो जाती है और एक नया हाइड्रा डेवलप करती थी। दैट वाज एक्सटर्नल बर्डिंग, वो एक्सटर्नल थी कि बॉडी के बाहर सरफेस पे आपकी बर्ड बन रही है। यहाँ पे ये जो बर्ड्स हैं आप सभी जानते हैं, लिवर वर्ड में आपने पढ़ा था कि आपके यहाँ पे इनमें इस तरह की कप्स जैसी स्ट्रक्चर्स होती थी और इनको आप बोलते थे गैमा कप्स। ये मैं ब्रायोफाइट्स की बात कर रहा हूँ। गैमा कप्स के अंदर दैट कंटेंट गैम्यूल्स, ये छोटे ये स्पोर्स होते थे, यानी ये बर्ड्स होती थी। दीज आर द बर्ड्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड अ गैमा कप्स। तो इसीलिए इनमें इनके थ्रू क्या हो रहा है? इंटरनल बर्डिंग होती है। 12th क्लास में आप बेटा रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे कि आपके जो इंटरनल बर्डिंग होती है वो स्पंजेस में होती है। इंटरनल बर्डिंग इज फाउंड इन स्पंजेस। और किसके थ्रू होती है? गैम्यूल्स के थ्रू होती है। ये 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगी बात। इज इट क्लियर बच्चों? अविनाश के अलावा बाकी बच्चों को सभी को समझ में आ गई ये वाली बात ना, या वापस रिपीट करूं? यस सर, आगे समझ। ठीक है, तो दैट इज, ये आपका बेटा हो गया है प्रभजोत। इज इट क्लियर टू यू? वर्षा, आशीष? यस सर, क्लियर। ओके ग्रेट। तो ये आपका हो गया दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका फ्रैगमेंटेशन और दूसरा था आपका दैट इज इंटरनल बर्डिंग गैम्यूल्स के थ्रू। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीधी सी चीज है कि यहाँ पर आपके जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही तो होता है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज होता है बिटवीन पेरेंट्स। यही चीज आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलती थी। और किसके थ्रू हुआ? बाय गैमीट्स। ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो गैमीट्स आएंगे ही आएंगे। ये चीज आपको यहाँ देखने को मिलती है, दैट इज गैमीट्स के थ्रू आपको यहाँ पे ये चीज देखने को मिली। देन इसके बाद यहाँ पे बेटा जो सेक्सेस थे, ये चीज हमने कल भी देखी थी, कैसे थे आपके? सेपरेट नहीं थे, यानी बाइसेक्सुअल थे। सेक्सेस जो थे बाइसेक्सुअल थे एंड दैट इज हर्मेफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल को ही आप हर्मेफ्रोडाइट भी बोलते हो, बोथ आर सेम। ओके, एंड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा बच्चों? फर्टिलाइजेशन की ट्रिक क्या बताई थी मैंने? इंटरनल। राइट, फर्टिलाइजेशन आपका कैसा हो गया यहाँ पे? दैट इज इंटरनल हो गया। मैंने तुम लोगों को फर्टिलाइजेशन की याद है ना बताई थी। एक बताया था आपको दैट इज बोथ के लिए कि जहां इंटरनल एक्सटर्नल दोनों था। बोथ के लिए मैंने बताया था बाम से याद करना, BAM, बाम। तो B फॉर बोथ, A फॉर आपका क्या हो गया था? एनिलिड्स, और M फॉर मोलस्कस। तो उसमें आपको दोनों देखने को मिले, इंटरनल भी और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दोनों था। इसके अलावा आपको दूसरा जो बताया था दैट इज आपको बताया था एक्सटर्नल का। एक्सटर्नल का एग्जांपल मैंने ट्रिक बताई थी, CC हेमा इको, याद है ना? C फॉर सिलेंट्रेटा, C फॉर टिनोफोरा, देन हेमा दैट इज फॉर आपका हेमिकॉर्डेट्स, एंड इको दैट इज फॉर इकाइनोडर्म्स। तो आपके बचे हुए सारे किसमें आ गए? इंटरनल। तो यहाँ पे पॉरीफेरा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, दैट इज, यानी हमने अभी कोई नई चीज नहीं देखी। एक दो पॉइंट्स हैं जो अभी हमने फिलहाल देखे, बाकी वही सब पॉइंट्स हैं जो हमने कल डिस्कस किए थे, दैट इज। ये डायग्राम सबको क्लियर? इस डायग्राम में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बच्चे सबको क्लियर है ना? यस सर, क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे समझो यहाँ क्या है। इस डायग्राम में आपको यहाँ पे असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों दिखाया है। दिस वन इज असेक्सुअल एंड दिस वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे आपको दिखा रखा है। असेक्सुअल में तो क्या हुआ? सिंपल सा कि इनकी जो बर्थ थी वो आपकी अलग हो गई, और अलग होके इन्होंने क्या बना दिया? दैट इज आपका, दैट इज नए स्पंज की फॉर्मेशन करते, दे फॉर्म अ न्यू स्पंज। ठीक है, आपका यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन भी हो रहा था और आपका इंटरनल बर्डिंग भी हो रही थी। सिंपल सा है, कुछ नहीं।
अब यहाँ पे आपका दैट इज किसकी बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। समझना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और ये प्लांट बोल रहा हूँ, ये जो आपके पॉरीफेरा थे ये कैसे थे आपके, दैट इज आपके बाइसेक्सुअल से, बाइसेक्सुअल है। अब इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान से लिंक करना। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपका जैसे एक स्पंज है, एक स्पंज की दिखा दी है आपकी एग सेल, और दूसरा आपका जो स्पंज है उसका दिखा दिया है आपको यहाँ पे स्पर्म सेल। यानी आपके बाइसेक्सुअल हैं, लेकिन फिर भी आपके दो अलग अलग स्पंज के बीच में रिप्रोडक्शन हो रहा है। समझ में आई बात? एक स्पंज का क्या हो गया, फीमेल गैमिट, दूसरे स्पंज का हो गया मेल गैमिट, एग सेल हो गई और स्पर्म हो गई। इनके बीच में आपका क्या हुआ, दैट इज आपका फर्टिलाइजेशन हुआ। दिस इज, ये फर्टिलाइजेशन यहाँ दिखा दिया। फर्टिलाइजेशन से आपका क्या बन गया, दैट इज ये स्पर्म थे जो अंदर दिखा रहे हैं, स्पर्म आते हुए ये स्पर्म अंदर आए, एग के संग फ्यूज हो गए, फर्टिलाइज हो गए। फर्टिलाइज होने के बाद क्या बना, एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो आपका किस में डेवलप हो गया, लार्वा में डेवलप हो गया। इट इज डेवलप इनटू लार्वा। आपको पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, दैट इज प्लैंक्टोनिक एम्फीब्लास्टुला लार्वा बोलते हैं, बट यू डोंट नीड टू लर्न ओवरऑल। आपको पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लार्वा भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे एम्ब्रियो आपका लार्वा में डेवलप हो गया, और यही लार्वा फिर आपका सबस्ट्रेट से जाके अटैच्ड हो गया, दैट विल सेटल टू अटैच टू द बॉटम और अदर सरफेस, यानी किसी और सबस्ट्रेट से जाके अटैच हो गया। एज आई टोल्ड यू कि ये आपके सारे के सारे कैसे थे, अटैच्ड होते हैं, दे आर अटैच्ड। मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था, दैट इज आपको सेडेंटरी पॉइंट लिखवाया था। तो अटैच्ड हो गया ये आपकी किसी सबस्ट्रेट से, एंड देन फिर ये लार्वा आपका अल्टीमेटली एक नए स्पॉन्ज में डेवलप हो गया। तो अब आप खुद देखो, आपका जो स्पंज था उसकी मॉर्फोलॉजी और जो आपका लार्वा है इसकी मॉर्फोलॉजी में काफी फर्क है कि नहीं। यू कैन सी अ डिफरेंस बिटवीन लार्वा एज वेल एज मैच्योर स्पंज। तो ये बेटा आपके कैसे हो गए, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक। डेवलपमेंट क्या हो गया इनका, डिप्लोब्लास्टिक। ये डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है, डेवलपमेंट है डिप्लोब्लास्टिक। और मैंने ये चीज बताई भी थी आपको, डिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट के लिए मैंने बताया था, सॉरी डिप्लोब्लास्टिक बोल रहा हूँ, डेवलपमेंट है दैट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट दैट इज इनडायरेक्ट हो गया। और मैंने आपको डेवलपमेंट के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, दैट इज A3। आपके एसके हेलमेंथिस, आपके एनालिड्स, और आपके दैट इज आर्थ्रोपोड्स। इनमें आपको बोथ टाइप का डेवलपमेंट देखने को मिला, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकते थे, और बाकी सब में आपको इनडायरेक्ट देखने को मिलता था। तो ये आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे क्लियर हो गया। इज इट क्लियर बच्चों, डायग्राम समझ में आएगा ना? बेटा ये डायग्राम समझ में आया कुछ? फिर से समझाऊं किसी को, अविनाश, वर्षा, प्रभजोत, आशीष, शुड आई टेल इट अगेन, मुझे फिर से बताऊं क्या बच्चों? ओके अविनाश, ठीक है, ओके बच्चों। प्रभजोत तुम्हें क्लियर हो गया ना? आशीष, वर्षा, ठीक है, चलो ओके बेटा, ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पे अब ये आपका रिप्रोडक्शन कैसा हुआ, यहाँ पे आपने देखा बाइसेक्सुअल है लेकिन पार्टनर अलग अलग है, पार्टनर्स आर डिफरेंट। ओके आशीष, ठीक है। सो दिस इज, यू हैव टू रिमेंबर, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने देख लिया, फर्टिलाइजेशन सब समझ लिए, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब आ जाओ इसके बाद इसमें यूनिक फीचर्स पे। सर हाँ अविनाश, सर जैसे अभी वहाँ मतलब दो स्पॉन्जेस थे, तो एक ने एग सेल दिया और दूसरे ने स्पर्म सेल। तो सर जिसने स्पर्म सेल दिया वो उसका एग सेल भी यूज हो सकता है हाँ बेटा फिर इट से कैन बी, फर्टिलाइजेशन? हाँ इट कैन बी। यहाँ पे देखो दो टर्म्स आएंगे यूनिक फीचर से, पहले मैं आपको दो टर्म्स क्लियर कर देता हूँ। लेट मी क्लियर यू टू टर्म्स। आपको एक चीज समझाता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा क्यों है कि ये बाइसेक्सुअल होते हुए भी अपने स्पर्म्स और एग्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, दो अलग अलग स्पंजेस के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज नॉट अ गुड थिंग, ये सही नहीं माना जाता। बताता हूं क्यों होता है। इट इज, पहले तो यहाँ पे ये दो टर्म्स समझ लो। एक होता है बेटा दैट इज, इस टर्म को याद रखना, ये टर्म सिर्फ यही नहीं समझा रहा हूं, ये टर्म सिर्फ यहीं के लिए नहीं है, ये आप ऑल ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे बहुत जगहों पे आएगा। एक होता है बेटा दैट इज प्रोटेंड्रस, वन इज प्रोटेंड्रस
और एक होता है टर्म दैट इज प्रोटोगाइनस। प्रोटेंड्रस एंड द सेकंड वन इज प्रोटोगाइनस। एंड्रस आ रहा है, ये एंड्रस किससे मिलता जुलता लग रहा है? दैट इज एंथर से मिलता जुलता लग रहा है। तो यहाँ क्या होगा, आपका मेल गैमेट जो होते हैं ये पहले मैच्योर हो जाते हैं, या बोलो तो पहले बन जाते हैं, दैट फॉर्म अर्लियर। जब मेल गैमेट पहले बन जाए, फीमेल गैमेट बाद में बने, तो दैट इज प्रोटोएंड्रस कंडीशन। और प्रोटोगाइनस में फीमेल गैमेट पहले बन जाते हैं। अब देखो आपके प्लांट्स में क्या होता था कि मेल और फीमेल गैमेट का एक टाइम पर बनना बहुत जरूरी है, तभी तो फर्टिलाइजेशन हो पाएगा कि भाई मेल और फीमेल गैमेट जब सेम टाइम पर बनेंगे तभी तो दोनों आपस में फ्यूज होंगे। सपोज करो फीमेल गैमेट बना नहीं, मेल गैमेट आ गया पॉलन, आपका पॉलन ग्रेन्स के थ्रू आपके स्टिग्मा पर आकर अटैच हो गया, तो बेटा जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट बना ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन किस चीज का होगा? समझ रहे हो बात मेरी? अविनाश, आराधना, वर्षा, प्रभजोत, आशीष, गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। Yes. है ना? दोनों का गैमेट्स का बनना सेम टाइम पे जरूरी था। तो प्लांट्स में तो ज्यादातर क्या होता है, गैमेट सेम टाइम पे बनते हैं, लेकिन स्पंजेस में ऐसा नहीं। यहाँ पे भाई जरूरी नहीं कि आपका, जैसे यहाँ पे जो एक स्पंज का गैमेट जो होता है एग सेल बन गया, तो इसी के अंदर जो इसका मेल गैमेट है, दूसरे इसी स्पंज का जो मेल गैमेट है वो भी उसी टाइम बन गया हो, जरूरी नहीं। हो सकता है दूसरे स्पंज के अंदर मेल गैमेट पहले बन गया और फीमेल गैमेट ना बना हो, तो इसीलिए दो अलग अलग स्पंज के जो गैमेट्स थे वो आपस में फ्यूज हो गए। पहली बात क्लियर हुई अविनाश? यस सर। एंड आराधना, वर्षा, प्रभजोत, आशीष, बेटा आप सबको ये वाली बात समझ में आई कि क्यों ऐसा हुआ कि राइट, कि ऐसा क्यों हुआ कि आपके मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट अलग अलग स्पंज के आपस में फ्यूज हो रहे थे? एक तो ये रीजन है कि गैमेट्स अलग अलग टाइम पे बनते हैं, तो भाई जिस टाइम पे जिसका जो बन गया गैमेट दूसरे स्पंज के अपोजिट गैमेट के संग वो फर्टिलाइज हो जाता है। एक दूसरी चीज जो मैंने बताई बेटा आपका, दैट इज वो होता है, आप ये चीज पढ़ेंगे बेटा आपका 12th क्लास में, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज समझाऊंगा अभी आपको। एक टर्म आता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, एक टर्म होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है नीट के पर्सपेक्टिव से, और इस चीज को मैं यहाँ लिंक करके समझाऊंगा। मैंने अभी आपको कहा सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो होता है दैट इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड थिंग, नहीं मानी जाती। क्यों? समझना क्या होता है। अब आपके पास सपोज करना कि भाई आपके पास एक काव थी, यू हैव अ काव जिसके मिल्क की क्वालिटी बहुत अच्छी है, भाई बढ़िया वाला दूध देती है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का, मजा आ जाता है उसके दूध में, इतनी अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। अब भाई ये तो बहुत प्यारी क्या हुआ, बहुत अच्छी काव, सुपीरियर बोल दिया इसको हमने। अब भाई मैं इस काव की को अगर सेल्फ फर्टिलाइज करवाता रहूं, मतलब एक बुल ले लूं, ठीक है, मेल, और इसके संग इसकी और इसकी क्रॉसिंग कराता रहूं, तो क्या होगा बेटा, बुल तो मैंने कॉमन ले लिया, नॉर्मल ले लिया, ठीक है, इसी के ब्रीड का, ये सेम ब्रीड के हैं दोनों, बोथ आर सेम ब्रीड, ये भी और ये भी दोनों एक ही ब्रीड के थे। ब्रीड का मतलब समझ में आता है ना, ब्रीड तो आप सभी को एक ही ब्रीड के ये आपके थे। अविनाश, वर्षा, आराधना, प्रभजोत, आशीष, ब्रीड समझ में आता है ना बच्चों? यस सर। है ना, एक ही ब्रीड है, राइट, बस आपका मेल और फीमेल है। अब यहाँ पे इनकी जो मैंने क्रॉसिंग करवाई, मतलब इन दोनों की रिप्रोडक्शन करवाया, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से बने इसकी ऑफस्प्रिंग। भाई अब इसकी ऑफस्प्रिंग जो बनेगी, इस ऑफस्प्रिंग की जो मिल्क की क्वालिटी है वो अच्छी तो होगी, इट विल बी गुड, ठीक है, लेकिन लेकिन इस काव के कंपेरिजन में इसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं बनी। वेरिएशन का मतलब कि भाई आपका एक ही ब्रीड थी, दिस वन इज और दिस वन इज, दोनों एक ही ब्रीड है, दोनों की ब्रीड एक है, तो मतलब दोनों का जेनेटिक मटेरियल भी लगभग सेम है। अब दोनों का जेनेटिक मटेरियल लगभग सेम है तो कोई वेरिएशन नहीं बन रही, जैसे आपके पेरेंट्स थे वैसे ही आपका ऑफस्प्रिंग बन गया, कोई नई चीज नहीं आई इसमें। तो अब आप जब बार बार इन ब्रीडिंग करवाते रहोगे, यानी एक ही ब्रीड के अंदर बार बार रिप्रोडक्शन करवाते रहोगे, तो उसकी जो क्वालिटी होती है बेटा वो डाउन होने लग जाती है। क्वालिटी टाइम टू टाइम धीरे धीरे डाउन होती जाएगी, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, यानी क्वालिटी बचेगी ही नहीं। बात समझ में आई अविनाश, आराधना, वर्षा, प्रभजोत, सभी को? यस Yes, सर। sir.
ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन स्पंजेस नहीं करते, क्योंकि अगर सेल्फ फर्टिलाइज होना शुरू कर देंगे, अपने ही गैमेट्स के संग फ्यूज होने लग जाएंगे, तो बेटा वेरिएशन नहीं बनेगी, वेरिएशन नहीं बनेगी तो सर्वाइव कैसे करेंगे? गॉट इट? आपको एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है। 10th क्लास में इवोल्यूशन में पढ़ा होगा कि स्पीसीज वही सर्वाइव करती है जो सबसे बेटर अपने आप को अडॉप्ट करती है, जो सबसे ज्यादा वेरिएशन शो करती है। ये चीज पढ़ी थी 10th क्लास में आपने, हेरिडिटी